काम कर रहा होता है, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अगर कोई रास्ता रोकेगा तो उसको रोकने के लिए इदारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, ये इदारे क्या हैं एक्चुअली, ये बॉडीज क्या हैं एक्चुअली, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक, कैबिनेट सुना होगा आपने जी, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट। सर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे को फूड अथॉरिटी को या फूड मिनिस्ट्री को काम देनी हो, आउटसोर्स करने किसी एनजीओ? ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहें लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब एक इदारा जब एग्जिस्ट करता है तो उसको यूज करते हैं नॉर्मल। टेक इट द वे इट इज। आगे चलें जरा। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज, क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी हमारी? हाँ, तुम तो 1:45 बजे आए हो। तो अभी हमने देखा कि लॉ किस तरीके से बनता है, उसको एडमिनिस्टर या इन्फोर्स किस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं कि जरा जस्टिस को डिस्पेंस करने का प्रोसीजर क्या है पाकिस्तान में, किस तरीके से हायरार्की चलती है जहां पे आपके डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स में। ठीक हुआ, तो सबसे पहले जो जुडिशियल सिस्टम में जो सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान में, वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी जुडिशियल सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों एपेक्स? क्योंकि ये अल्टीमेट फोरम होता है टू इंटरप्रेट एनी लॉ। ठीक, क्या है ये? एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। क्यों एपेक्स? क्योंकि ये अल्टीमेट फोरम होता है, इसके बाद और कोई फोरम नहीं है। ये आखिरी फोरम है जहां पर अपील हो सकती है किसी मैटर में। ठीक, सुप्रीम हाई कोर्ट से अपील आ रही है तो आखिर पहले हाई कोर्ट से अपील आएगी, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी मैटर हो, आखिरी जो फोरम होगा हमारे पास अपील के लिए वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई और जुडिशियल और लीगल मैटर आता है तो उस मैटर में लॉ को इंटरप्रेट कौन करेगा, कौन सा वाला आखिरी फोरम होगा? सुप्रीम कोर्ट। उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक, तो क्या है ये? एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन पाकिस्तान। अब उसके साथ साथ कुछ और कोर्ट होती है जिसका नाम है आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट। नाम ही आपको कुछ ना कुछ जरूर सजेस्ट करता होगा कि इस कोर्ट का काम यह होता है टू डिटरमाइन वेदर द लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद शरिया और नॉट। ठीक है, क्योंकि हम क्या हैं? हम बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज आर ए इस्लामिक रिपब्लिक हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी लॉ होगा उसका इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक लॉज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कोर्ट क्या करता है? ये डिटरमाइन करते हैं कि जो लॉ बना इज वेदर इन लाइन विद द इस्लामिक टीचिंग्स। 8 जजेस होते हैं इसमें, 4 उसमें उलमा होते हैं और बाकी रिटायर्ड जजेस आपके बड़े कोर्ट से, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक होता है, लेकिन हाई कोर्ट हर प्रोविंस में होता है। मिसाल के तौर पे सिंध हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान, और एक और है जो फेडरल टेरिटरी में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो पंजाब हाई कोर्ट में तो वो लाहौर लेकर ये पूरा पूरा पंजाब कवर कर रहा हूं। ठीक है,
अब इन कोर्ट्स का क्या काम है, ये प्रोविंशियल लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये अपील्स हेयर करते हैं, अपील सुनते हैं लोअर कोर्ट से। वो लोअर कोर्ट्स कौन से होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक सेशन कोर्ट्स और दूसरे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, ठीक। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स क्या करते हैं, हर किस्म का ऑफेंस से ट्रायल करते हैं, ये प्रोविंशियल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैटर सिविल नेचर का होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहलाएंगे। अगर जो मैटर ये सुन रहे हैं वो क्रिमिनल नेचर का है तो ये सेशन कोर्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। कौन कौन से क्राइम ये सुन सकते हैं, अब ये वो कोर्ट्स होते हैं जो डेथ पेनल्टी अवार्ड कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ऑफेंसेस को ये हेयर करते हैं जिनमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है किसी को, मिसाल के तौर पे मर्डर, ठीक, रेप है, और भी कोई हीनियस क्राइम है, ठीक है, कोई टेररिज्म का एक्ट है। ये सारे एक्ट जो हैं वो कहां पे ट्राई हो रहे हैं, सेशन कोर्ट्स पे, और ये डेथ पेनल्टी दे सकते हैं किसी को, ठीक। फिर जो हमारे पास उसके बाद कोर्ट्स आते हैं वो हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, ठीक है, जहां पे सिविल जजेस बैठते हैं, या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी उनको कर लें। इनकी क्या जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ये सारे मैटर्स तो सुनते हैं लेकिन इनकी जुरिस्डिक्शन को लिमिट कर दिया गया। ये कहां पे होते हैं, सिटी लेवल पे, टाउन लेवल पे होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स में, सिटी लेवल पे होते हैं हमारे पास, ठीक। अब इनकी जुरिस्डिक्शंस ये हैं, मैटर्स तो ये सारे सुनते हैं लेकिन ये डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते, और ज्यादा से ज्यादा जो सजा दे सकते हैं ये वाले कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, कितने की, 7 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम कितनी सजा सुना सकते हैं लोग, 7 ईयर्स की, ठीक। और ये ना मर्डर का केस सुनेंगे, यानी कि ये वो केसेस नहीं सुन सकते जहां पे डेथ पेनल्टी हो। डेथ पेनल्टी वाले केसेस में, क्राइम्स में कहां पे जाना पड़ेगा आपको, सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक। अब सुप्रीम हाई कोर्ट के साथ पैरेलली कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे सर्विसेज ट्रिब्यूनल है, ठीक। ये सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सरकारी मुलाजिम हैं, उनके प्रमोशन के इशू है, वो चले गए कि भाई हमारी प्रमोशन टाइमली नहीं हुई, हमारी गलत प्रमोशन हो गई, किसी ने मेरी सीट पे जो है वो अपने आप को प्रमोट करवा लिया है, तो जज साहब मेरा जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, काइंडली मुझे जस्टिस दें, ठीक। तो पहला फोरम उसका कौन सा होगा, ये। अगर यहां पे डिसीजन आ जाता है उसके अगेंस्ट तो फिर ये कहां पे जाएगा, हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, डिसीजन नहीं जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट के बाद अगर उसका फैसला भी पसंद नहीं आता किसी पार्टी को तो आखिरी अल्टीमेट एपेक्स कोर्ट मीनिंग सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद धुंध है, कुछ नहीं उसके बाद। अब जो फैसला आएगा दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लेना है उसको, ठीक हुआ। फिर उसके बाद इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो टैक्स मैटर्स को डील करते हैं, एंटी करप्शन कोर्ट्स, एंटी नार्कोटिक्स, लेबर कोर्ट्स होते हैं अलग से हमारे पास, और बैंकिंग कोर्ट्स। मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है इसमें कौन से इश्यूज आते हैं, ये इश्यूज स्पेशल इश्यूज के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो ये सब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आते हैं। ये मैजिस्ट्रेट कहाँ है, ये स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं। मैं आपसे पूछूं तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन कौन से issues वो आते हैं? टाउन लेवल पे होते हैं, सिटी लेवल पे होते हैं, छोटे छोटे मैटर्स हो गए, क्राइम हो गया, किसी ने आपका जो है वो मोबाइल छीन लिया आपसे, ठीक है, कब्जा किया, वो मैटर्स जिन पे डेथ पेनल्टी नहीं है, छोटे से छोटी डकैतियां हो गई, ठीक है, कोई पिक पॉकेटर था, मोबाइल स्नैचर था, ठीक, किसी और छोटे मैटर में आपने किसी को पुलिस ने उठा लिया तो कहते हैं कि भाई मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया नहीं किया उसको,
जैसे कुछ दिन पॉलिटिकल जो आपकी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, तो कहा जा रहा था कि जज के पास प्रोड्यूस करें, तो वो कौन सा जज था? नॉर्मली मैजिस्ट्रेट ही होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल इश्यूज होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, तो अलग से उन्होंने कहा कि यार बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज ही अलग हैं कि स्पेशलाइज एरिया आ जाता है, तो उसके लिए अलग से कोर्ट फॉर्म कर दिया, ठीक। उसके बाद एक और कोर्ट होता है आपके पास, जिस तरीके से एंटी टेररिज्म कोर्ट्स थे, वो भी स्पेशल मैटर्स के लिए सिर्फ टेररिज्म की रिलेटेड केसेस को सुनेंगे वो। फिर एंटी नार्कोटिक्स हैं कि मिसाल के तौर पे मनुष्यात फरोश जो लोग हैं, ठीक है, ड्रग्स में जो ड्रग डीलर्स हैं उनको पकड़ा आपने, तो वो उसको कहां पे प्रोड्यूस करेंगे? एंटी नार्कोटिक्स। करप्शन रिलेटेड चार्जेस हैं तो करप्शन कोर्ट्स होते हैं। इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, नॉर्मली एफबीआर के अंदर ही होते हैं, ठीक। फिर सर्विसेज ट्रिब्यूनल हमने डिस्कस कर लिया कि कोई सर्विस रिलेटेड मीनिंग गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, आप एम्प्लॉय हो और आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, जो प्रमोशन हुआ इस मर्तबा उसमें आपको प्रमोट सही तरीके से नहीं किया गया या आपकी सीनियोरिटी को कंप्रोमाइज किया गया है, तो फिर आप क्या कहोगे? जज साहब जुल्म हुआ मेरे साथ, मुझे इंसाफ दे, ठीक है। कोई बात, कोई सवाल? अब हम थोड़ा सा नैरो डाउन होते जा रहे हैं और बड़ी तेजी से उस जगह पे पहुंचने वाले हैं हम जो जहां से हमारा इस कोर्स का असल काम, ये तो एक ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट बनाना था कि किस तरीके से जस्टिस का सिस्टम पाकिस्तान में काम करता है, किस तरीके से लॉ मेकिंग होती है पाकिस्तान में और वो लॉज इन्फोर्स किस तरीके से किए जाते हैं। तो अब हमने ये सीख लिया, ठीक। क्या क्या सीखा हमने देखा कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है स्टेट का क्या होता है? लेजिस्लेशन होती है, जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। लॉ किस तरीके से बनता है? सबसे पहले कोई भी सेनेट का या नेशनल असेंबली का मेंबर एक पीस ऑफ प्रपोज लॉ प्रेजेंट करता है, जिसको हम बिल कहते हैं। उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, अगर कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो वो इनकॉर्पोरेट कर दी जाती हैं और पास करके उसको दूसरे स्टेप पे कहां पे? सेनेट में भेज दिया जाता है। सेनेट में उस पे ऊपर डिबेट होता है, अगर पास हो गया तो ठीक, तो आगे चला जाएगा, वरना अगर अमेंडमेंट्स हैं तो वो हो जाएंगे, अगर रिजेक्ट हो गया तो कहानी खत्म, ठीक। अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो असेंट के लिए कहां पे जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एज इट इज साइन कर देते हैं, तो वो लॉ बन जाएगा, प्रोमलगेट हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। अगर वो कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, तो वो नोट के साथ वापस कर देंगे, वो इनकॉर्पोरेट करके दोबारा भेज दिया जाएगा। अगर फिर भी वो राजी नहीं होते और वीटो कर देते हैं, तो उनके वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको ओवरराइड करके और प्रेसिडेंट साहब को कहा जा सकता है कि सर आप 10 दिनों में साइन करें। 10 दिन में करना होता है, टाइम पीरियड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो लॉ बने उनको एनफोर्स करेंगे, वो ये मेक श्योर करेंगे जो राइट्स लॉ देता है सिटीजन्स को वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और आखिर में तीसरा ऑर्गन क्या करता है? वो जुडिशियल सिस्टम चलाता है, उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। अगर उस लॉ रिलेटेड कोई मसला आता है तो उस लॉ उसका कस्टोडियन कौन होता है? कौन जिम्मेदार होता है कि जस्टिस मिले, उस जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ उस बंदे को जस्टिस मिले, वो कौन सा ऑर्गन होता है? वो जुडिशियल सिस्टम होता है। सबसे बड़ा कोर्ट पाकिस्तान में कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके साथ सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फिर सेशन कोर्ट्स आ जाते हैं, देन मैजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं, और पैरेलली एक और स्पेशल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम स्पेशल ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, ठीक। अब आगे जरा बढ़ते हैं, तो हम इतनी देर से लॉ कह रहे हैं, रिपीट ऑन रिपीट हम ये बात कर रहे हैं, लॉ ये है, लॉ वो है, ठीक। राइट्स के ऊपर भी हम बात करते हैं कि राइट इन्फ्रेंज हो गया। तो अब जरा सा बात करते हैं कि ये राइट्स हैं क्या,
लॉ जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लॉ क्या बात है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको जरा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबको विजिबल है ये? अभी भी ठीक। तो लॉ का और राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा बारीकी है इनके बीच में, ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनता है। राइट्स क्या हैं? प्रिविलेजेस हैं कि आप आजादी के साथ घूम सकते हैं, आपको ये हक है कि आप पूरे पाकिस्तान में, अगर सिटीजन है पाकिस्तान के, तो कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, घर ले सकते हैं। अगर आपको कोई मना कर रहा है तो आपके राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, आपके राइट को वायलेट कर रहा है। तो उस राइट को, राइट की प्रोटेक्शन कौन करेगा? कोर्ट करेगा, ठीक है। तो लॉ क्या होता है? लॉ बेसिकली, लॉ इज a set of rules and regulation that govern behavior and actions within a society। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आप चप्पलें पहन के नहीं आ सकते, जेबिस का रूल है, ठीक है। ये जेबिस का रूल है कि आप चप्पल पहन के नहीं आ सकते। बाद में डिस्टिब्लिश कीजिएगा है या नहीं, सुनने आए। अभी तो हो गए ना, आपने लॉ वायलेट कर लिया, नहीं पकड़ में है, जिस दिन आएंगे तो टाइट वाला डंडा होगा, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे? जेबिस का रूल है कि आप चप्पल पहन के नहीं आ आप चप्पल पहन के नहीं आ सकते। अब कह क्या रहे हैं? बेसिकली ये इमेज बिल्डिंग है। जेबिस कहता है कि मेरी जो ब्रांडिंग है, मेरी जो पोजीशनिंग है जनरल पब्लिक में, जो मेरी जो परसेप्शन है वो कुछ डिफरेंट लेवल की है। जब मेरा नाम आएगा, ठीक है, तो लोग कहेंगे यार जेबिस, दे विल रेट यू हायर एज एन इंस्टीट्यूट, ठीक। तो मेरी पोजीशनिंग कुछ इस किस्म की हुई है, तो मेरा जो ड्रेस कोड है वो कुछ ऐसा होगा कि मैं अलाउ नहीं करूंगा अपने बच्चों को कि वो चप्पल पहन के आए। इससे क्या होगा? पोजीशनिंग खराब होगी। तो अब जेबिस ने क्या किया कि वो पॉलिसी बना के आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर दिया, आपके बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल बना दिया कि आपने चप्पल नहीं पहन के आनी, और अगर फिर भी आप पहन के आ गए तो उसको पनिश किया जाएगा, उस बिहेवियर को रोकने के लिए, ठीक है। अब बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल क्यों बनाया जाता है? ताकि किसी और का जो राइट है वो वायलेट ना हो, आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। ये प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है ना। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर क्या होगा? उसमें कोई भी चेंज हो। आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट है और कोई कहता है कि तुम नहीं खरीद सकते, ये आपके राइट की वायलेशन है, आपको कानून इजाजत देता है, ठीक। तो उस कानून का क्या काम है? उस कानून का ये काम है कि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करें। सिर्फ लोग नहीं, जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स, और बिजनेसेस या कॉर्पोरेशंस, फर्म्स, ठीक। क्या है कि आपने अननेसेसरी प्राइसेस हाइक नहीं करना, प्राइसेस को रेगुलेट करेंगे, लॉ है, ठीक है। मोनोपोली नहीं हो सकती। मोनोपोली को, फेयर कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ है, कौन सा इदारा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है, उसमें ये चीजें बताई गई, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? बिहेवियर को तो रेगुलेट कर रहा है कि आप डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं कर सकते। हमारे यहां डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटरी मार्केटिंग भी होती है। फेयर एंड लवली लगाओ गोराओं में, गोरे हो जाओगे, ठीक है, कोई और क्रीम लगाओ, गोरे बन जाओगे। यानी कि उन्होंने क्या किया कि आप 10 दिन में चांद जैसा चेहरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? ना सिर्फ आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे हो,
बल्कि डिसेप्टिव टैक्टिक्स भी हैं आपकी, आप डिसीव कर रहे हो लोगों को, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस किस्म की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है आपके पास? कॉम्पिटिशन है, लॉ है। ठीक है, तो लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंडिविजुअल्स के और ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, क्या है? इज इंटेंट टू इंश्योर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, एक ऑर्डरली मैनर और प्रिडिक्टेबल मैनर में आप एक्ट करो। तो लॉ का काम ही आपका क्या होता है कि आपको सिविलाइज बनाया जाए। सिविलाइजेशन को फर्दर करने में लॉ की बड़ी अहमियत है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आपको नींद आ रही है बेटा? नींद आ रही है आपको? फिर बोर कर रहा हूं मैं? फिर सोए नहीं ना? तो आपने सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। इतना चीख के कोई नहीं बताएगा आपको। खोल लें, चलें आगे बढ़ते हैं जरा। तो लॉ हमने सीख लिया, लॉ क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट्स क्या है? राइट्स आर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज guaranteed to individual by laws, customs और traditions। ठीक है, आपके पास लॉ जो राइट्स हैं इस चीज को कहते हैं, बेसिकली कुछ नहीं है, प्रिविलेजेस हैं जो आपको लॉ देता है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। क्या आप अपने मजहब को अपनी मर्जी की जगह पे, अपनी इबादत गाह पे अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपकी ट्रेडिशन है, और नो वन इज अलाउड टू इंटरफेयर इन सच प्रैक्टिसेस। आपकी मर्जी है, आपको कौन ये इजाजत देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका राइट है। इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट्स इंक्लूड राइट टू लाइफ, आपको जिंदा रहने का हक है सबको। ठीक है, आपको कौन राइट देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट देता है कि आपको कोई, आपकी लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सेकेंड, राइट टू लिबर्टी, आजादी है आपके पास, आप फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हो, आ जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, इफ यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। फिर प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और राइट टू फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल क्या होता है कि अगर किसी मैटर में आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है या आपको पकड़ लिया जाता है, आप जेल चले जाते हो, तो आपके पास राइट होना चाहिए कि आपको फेयर ट्रायल मिले। जिस तरीके से उस फेयर ट्रायल मिलने का सबसे जो पहला स्टेप है कि आपको किसी जज के सामने प्रोड्यूस किया जाए, तभी ये रट लगाई जाती है हर दफा जब कोई गिरफ्तारी होती है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करें बंदे को। अगर आपने जज के सामने प्रोड्यूस नहीं किया, यानी कि आपका मेल इंटेंशन है, आप उसका वेरी राइट ऑफ फ्री ट्रायल इन्फ्रिंज कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका कि उसको फेयर ट्रायल मिले ना, उसको राइट टू बी हर्ड मिलना चाहिए। सुनो तो नहीं, उसको भले क्राइम उसने किया है फिर भी फेयर ट्रायल का राइट है उसका। डायरेक्टली एग्जीक्यूशन अलाउ नहीं है किसी भी कानून में, कहीं पे भी फेयर ट्रायल की इजाजत है।
बाकी इसमें डिटेल्स हैं जो कि आप खुद पढ़ेंगे। चलें अभी जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नैरो डाउन होते हुए हम पहुंच रहे हैं कहां पे, जहां पे हमारा स्टार्ट ऑफ कोर्स हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब लॉ की दो ब्रांचेस होती हैं ब्रॉडली, वन पब्लिक लॉ और पब्लिक लॉ क्या होता है? पब्लिक लॉ बेसिकली रेगुलेट्स इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट और द कंट्री और द स्टेट। एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप विद स्टेट को जो लॉ रेगुलेट करता है वो कौन सा लॉ कहलाता है? पब्लिक लॉ। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, इनकम टैक्स लॉ है, ठीक है। ये जो सारे लॉज हैं ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? पब्लिक लॉ की कैटेगरी में आते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं एक इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप विद स्टेट, ठीक। तो तभी ये कह रहा है कि पब्लिक लॉ रेफर्स टू बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, ठीक। एक कंट्री के सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जो लॉ गवर्न करेगा वो कौन सा वाला लॉ होगा? उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया, जैसे वो जनरली एप्लीकेबल होता है तो ऑल बराबरी के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक, ये सारे के सारे लॉज अप्लाई होते हैं जनरली सारे सिटीजन्स के ऊपर, और ये गवर्न करता है ये ब्रांच ऑफ लॉ पब्लिक लॉ वाला, किसके साथ? रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट और द स्टेट, ठीक। ऑन द कंट्रारी प्राइवेट लॉ क्या है? Private law, also known as civil law, is body of law that regulates relationship between individuals in their interaction to one another. A और B का सोशल या इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है। अगर सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो हो सकता है मैरिज हुई हो, तो वो मैरिज कौन से लॉ के थ्रू रेगुलेट होगी? फैमिली लॉ। अब उसमें डिवोर्स भी हो सकता है, उसमें चाइल्ड एडॉप्शन भी हो सकती है, और भी फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं। वो इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को, इंटरैक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, गवर्न कर रहा है। देयरफॉर वो क्या है? प्राइवेट लॉ है। आपस में इंडिविजुअल्स के जो इंटरेक्शंस हैं, अब सोसाइटी में ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ जनरली जो है स्टेट के साथ ही आपके ताल्लुकात होंगे। आपस में जब लोग बातें करेंगे, मिलेंगे, इंटरेक्शंस होंगे, डिफरेंट रिलेशनशिप्स में आएंगे, डिफरेंट कैपेसिटी में, वो बिजनेस लेवल के हो सकते हैं, वो फैमिली रिलेटेड, सोशल साइड के आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, इंटरेक्शंस हो सकते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ती है, सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, किसकी वजह से? ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से। सोसाइटी का आगे बढ़ना इज डिपेंडेंट ऑन सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, तो डिफरेंट कैपेसिटी में हो सकते हैं, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है, अभी बिल्कुल मुद्दे की बात पे आते हैं, मेन पॉइंट या स्टार्ट ऑफ और सब्जेक्ट कि दो बिजनेसेस का आपस में रिलेशनशिप, दो इंडिविजुअल्स का आपस में रिलेशनशिप फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपका
नाम हसन। साद क्या करता है, जलेबियां बनाता है, और भाईजान क्या करते हैं, बेकरी चलाते हैं। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अगले 3 साल के लिए सुबह को 10 बजे, ठीक है, 50 किलो जलेबी डिलीवर करोगे। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफर आई, एक्सेप्टेंस हुआ, रेट तय हो गया, टाइम ऑफ डिलीवरी तय हो गया। अब ये क्या है, ये आपस में एक रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं, बिजनेस रिलेशनशिप। अब इनके इस बिजनेस रिलेशनशिप को जो लॉ गवर्न करेगा